स्वर संधि के बाद है हल संधि। हल संधि में, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं हल संधि को, और हल संधि में सभी व्यंजन वर्ण शामिल होते हैं। जब व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण मिल जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्रथम पद में व्यंजन वर्ण होना आवश्यक है, उसके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण मिल जाए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत युक्त होते हैं। अब सबसे पहला भेद है हल संधि का सचुत संधि। सचुत संधि का सूत्र है स्तो सचुना सचु। इसका अर्थ होता है कि स और तय वर्ग के बाद स और च वर्ग का कोई वर्ण मिलता है तो स और तय वर्ग के स्थान पर क्रम के अनुसार श और च वर्ग हो जाता है आदेश। अब जैसे स जो दंता श है, उसके बाद यदि तालु श मिले तो दंता श किस में बदल जाएगा? तालु श में। तय के स्थान पर च हो जाता है, थ के स्थान पर छ हो जाता है, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ हो जाता है, न के स्थान पर अण हो जाता है जब च वर्ग आगे मिले तो। अब जैसे उदाहरण है, उदाहरण दिया इसमें सत प्लस चित। सत प्लस चित है, सत में तय वर्ग है और चित में च वर्ग है, तो तय वर्ग के बाद च वर्ग मिल रहा है तो ये निश्चित है कि इसमें सचुत संधि का नियम लागू होगा। तो तय वर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? नियम के अनुसार च कर देंगे यहाँ पे, तो रूप बनेगा, शब्द बनेगा सच्चित। ऐसे ही कस प्लस चित है। कस में श है, श कौन सा है? दंता श है। दंता श के स्थान पर तालु श करना है और आगे च वर्ग है, तो तालु श करेंगे तो शब्द बनेगा कश्चित। ऐसे ही उद प्लस ज्वल है। द है, तय वर्ग का वर्ण है तीसरा, आगे ज है, च वर्ग का वर्ण है ज, तो यहाँ पे नियम के अनुसार द के स्थान पर ज हो जाएगा और शब्द बनेगा उज्ज्वल। ऐसे ही इसका दूसरा भेद है व्यंजन संधि का सटुत्व संधि। सटुत्व संधि का सूत्र है सटुना सटु। इसका अर्थ होता है स और तय वर्ग के बाद मूर्धा श और ट वर्ग मिल जाए कोई भी वर्ण तो श और तय वर्ग के स्थान पर क्रम के अनुसार श तथा ट वर्ग हो जाता है। और जैसे सारणी में है स, दंता श के स्थान पर श हो जाता है मूर्धा श, तय के स्थान पर ट हो जाता है, थ के स्थान पर ठ हो जाता है, द के स्थान पर ड हो जाता है, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर अण हो जाता है नियम के अनुसार। जब क्या हो, स और तय वर्ग के बाद स और ट वर्ग का कोई वर्ण मिले तो सिर्फ बदलना कि परिवर्तन कहाँ होगा? स और तय वर्ग के स्थान पर कौन से वर्ण आ जाएंगे? ये आ जाएंगे क्रम के अनुसार। अब जैसे उदाहरण है इश प्लस तय है, श मूर्धा श है, मूर्धा श के बाद तय वर्ग का वर्ण दिखाई दे रहा है, तो परिवर्तन कहाँ करना है? दंता श और तय वर्ग के स्थान पर। तो इसमें इश में श जो मूर्धा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तय वर्ग में होगा, तय के स्थान पर ट हो जाएगा, शब्द बनेगा इष्ट है। इसी प्रकार से रामस प्लस टीकते हैं, दंता श के स्थान पर मूर्धा श हो गया है, आगे ट वर्ग है, ट वर्ग में परिवर्तन करना ही नहीं है, तो शब्द बनेगा रामस टीकते। ऐसे ही राष्ट्र प्लस त्रम है, राष्ट्रम शब्द बन गया है। उद प्लस डयनम है, उड्डयन शब्द बन गया है। ऐसे ही अब तीसरे नंबर पे शुरू होती है जस्तव संधि। जस्त संधि का नियम है, ये व्यंजन संधि का तीसरा भेद है जस्त संधि। इसका सूत्र होता है झलाम जसो अंति। इसका अर्थ होता है झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। अब वर्ग क्या होते हैं? कै वर्ग है, कै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। च वर्ग है, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। फिर ट वर्ग शुरू होता है, ट वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। तय वर्ग शुरू होता है, तय में भी 5 वर्ण होते हैं। पै वर्ग शुरू होता है, पै में भी 5 वर्ण होते हैं। तो ये है वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और श है वर्ण मिल जाए और उनके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण मिल जाए तो झल प्रत्याहार मीन्स झल प्रत्याहार का मीन्स है वर्ग का जो पहला वर्ण है वो जस प्रत्याहार के वर्ण में बदल जाएगा। और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के तीसरे वर्ण मिलते हैं जस प्रत्याहार में। अब जैसे ज है, च का तीसरा है, बै पै का तीसरा है, पै वर्ग का, ग कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, ड ट वर्ग का तीसरा वर्ण है और द ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जो मीन्स क्या है, प्रथम अगर वर्ग का पहला वर्ण है प्रथम पद में के अंत में तो उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है।
ये नियम है इसका। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे वाक प्लस में ईश है, कै है प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, कै का प्रथम वर्ण है, और इसके बाद कोई स्वर वर्ण मिल रहा है, तो कै के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, कै ख ग। तीसरा वर्ण कै का क्या होता है, ग होता है। कै वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है, तो शब्द बना है वागीश। जगत प्लस ईश है, तय के बाद स्वर वर्ण है, तो तय का तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। यहाँ पे शब्द बना जगदीश। ऐसे ही सट प्लस आनन है, टै के बाद स्वर वर्ण दिखाई दे रहा है, तो टै का तीसरा क्या होता है, ड होता है, तो षडानन शब्द बन गया है। ऐसे ही दिक प्लस अंबर है, तो कै के बाद स्वर वर्ण है, तो कै के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, दिगंबर रूप बनेगा। ऐसे ही सट प्लस दर्शन है, टै के बाद व्यंजन वर्ण है, तो टै के स्थान पर व्यंजन वर्ण से मीन्स चौथा वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, तो ये तीसरा वर्ण है। टै के बाद तीसरा वर्ण मिल रहा है कोई व्यंजन वर्ण, तो हम टै के स्थान पर क्या कर देंगे, टै का तीसरा क्या होता है, टै ठै ड होता है, तो षड दर्शनम रूप बन जाएगा। अब शुरू करते हैं। इसका चौथा भेद है व्यंजन संधि का, चतुरो संधि। चतुरो संधि में सूत्र है खरीचय। खरीचय का अर्थ होता है यदि झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में बताया गया है पहले भी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण श है के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण मिलते हैं। और खर प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ण दूसरा वर्ण किसी वर्ग का श ये तीनों श मिल जाएं तो झल वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाते हैं। और जो झल प्रत्याहार के अगर वर्ण मिलेंगे तो वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। अब जैसे तीसरा वर्ण मिलता है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। अब देखेंगे उदाहरण से, सद प्लस कार है इसमें, तो तय किसी वर्ग का, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण मिल रहा है, पहला वर्ण मिल रहा है वर्ग का, तो ये जो द है ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, तय होगा, सत्कार है रूप बन जाएगा। ऐसे ही विपत प्लस काल है, विपत काल हो जाएगा, पहला वर्ण आ जाएगा यहाँ भी। अब उसके बाद उदाहरण है उद प्लस पन्न है। अब उद पन्न में तीसरा वर्ण है द, तीसरे के स्थान पर प्रथम वर्ण करना है और पहला वर्ण क्या होता है, तय होता है, तो शब्द बना है उत्पन्न है। अब उसके बाद है कुकुभ, ये जल प्रत्याहार का चौथा वर्ण आ रहा है भय, तो भय के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाएगा पै, तो कुकुभ प्रांत है रूप बनेगा। ऐसे अब इसका पांचवा भेद शुरू हो रहा है व्यंजन संधि का, और जो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मौनुस्वार है। इसका अर्थ होता है यदि पदांत मैकार के बाद, मैकार मीन्स मैं वर्ण मिलने पर हलंत युक्त, मै के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो पदांत मै के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे सत्यम प्लस वध है, हलंत युक्त मैं दिखाई दे रहा है, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहा है, तो मैं किस में परिवर्तन हो जाएगा, मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, तो सत्यम वध रूप बनेगा। अब ऐसे ही है हरीम प्लस वंदे, हलंतयुक्त मैं के बाद व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो व्यंजन वर्ण से पहले हलंतयुक्त मैं है तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, हरीम वंदे रूप बनेंगे। इसी प्रकार से ग्रहम प्लस गच्छति है, ग्रहम गच्छति रूप बनेगा। और यदि इसका दूसरा भी नियम है एक अनुस्वार संधि का, यदि मैं के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है। यदि स्वर वर्ण मिल जाए आगे दूसरे पद में तो अनुस्वार का मैं जो मैं है वो अनुस्वार में नहीं बदलता है, और व्यंजन वर्ण जब आता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। अब जैसे अहम प्लस अपी है, मैं के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो ये अनुस्वार में नहीं बदलेगा, जो स्वर है वो मैं में जुड़ जाएगा और मैं यहाँ पे पूरा हो जाएगा, रूप बनेगा अहम अपी। ऐसे ही अयम प्लस एव है, मैं के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो अयमेव रूप बनेगा। सम प्लस आचार है तो समाचार रूप बन जाएगा। ये थे व्यंजन संधि के कुछ सूत्र, उनके अनुसार नियम। अब शुरू होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो कि संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये दो बिंदु, इसे कहते हैं विसर्ग का चिन्ह। इस विसर्ग के चिन्ह के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे सबसे पहला भेद है विसर्ग संधि का सत्व विसर्ग संधि।
इसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सः। इसका अर्थ होता है यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या श हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। मीन्स तीनों स में से कोई एक स हो जाता है। और तीनों स में से कौन सा एक स होगा, ये भी इसका भी कुछ नियम है। ये नियम है कि कैक है वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, टैट है, पैप है, ये वर्ण मिलने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धाशय आदेश हो जाता है। और तैथ है मिलने पर विसर्ग के स्थान पर दंताशय आदेश होता है। चैच है मिलने पर विसर्ग के स्थान पर तालुशय आदेश हो जाता है। अब उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। में पहला उदाहरण है राम है, राम है प्लस च। राम के बाद क्या है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, उसके बाद च दिखाई दे रहा है। तो नियम के अनुसार च जब होता है विसर्ग के बाद तो जो विसर्ग किस में बदलेगा, तालुशय में। तो यहाँ पे तालुशय हो गया है, ये हलंतयुक्त है, आधा वर्ण है, इसलिए आधा वर्ण हो गया यहाँ पे। जो कि हलम जो व्यंजन वर्ण है सभी हलंतयुक्त होते हैं, आधे वर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ पे आधा ही रहेगा ये। ऐसे ही निहि प्लस छल है, विसर्ग के बाद छ है, छ जब होता है तो कौन सा होता है आदेश, कौन सा शय, तालुशय। तो यहाँ पे भी निश्चल शब्द बन गया है। धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार में, धनु टंकार में क्या होता है, विसर्ग के बाद ट है, तो विसर्ग के बाद ट है तो कौन सा स हो जाएगा आदेश, मूर्धाशय। धनुष टंकार बन गया। नम है प्लस ते है, तो विसर्ग के बाद तय वर्ण है, तय के स्थान पर आदेश क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। कौन सा स है, ये दंताशय है। नमस्ते रूप बन गया है। निहि प्लस पाप है, विसर्ग के बाद प है तो निष्पाप रूप बन गया है। ऐसे ही इसका दूसरा सूत्र शुरू हो रहा है और वो है, दूसरा सूत्र है वासरी। इसी प्रथम भेद का दूसरा सूत्र है वासरी, अर्थात विसर्ग के बाद शर, शर में कौन कौन से स आते हैं, तीनों स, तालु, तालुशय है, मूर्धाशय है और दंताशय है। ये विसर्ग के बाद मिले तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग अथवा सकार आदेश हो जाता है। विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है और सकार आदेश भी हो जाता है। दोनों प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं। तो जैसे हरि ही प्लस शेते है, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद श है, तालुशय, तो जो विसर्ग है वो भी तालुशय में ही बदल जाएगा। इस प्रकार से रूप बनेगा हरीश शेते। और विकल्प से नहीं भी होता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, हरि शेते। दोनों प्रकार से रूप बनते हैं इसमें, विकल्प से बनता भी है और नहीं भी बनता है। निहि प्लस संधि है, निहि संधि में विसर्ग के बाद स है, स कौन सा है, दंताशय है, तो निश समान हो जाएगा, इसका विसर्ग के स्थान पर दंताशय ही हो जाएगा, निसंदेह रूप बनेगा। ऐसे ही नृपषष्ठ है, इसमें विसर्ग के बाद मूर्धाशय है तो विसर्ग का मूर्धाशय ही हो जाएगा, नृपष षष्ठ है रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा भेद शुरू होता है विसर्ग संधि का, उत्त विसर्ग संधि। उत्तर विसर्ग संधि है और उत्त विसर्ग संधि में सूत्र है अतोरोर पलुताद पलुते। इसका अर्थ होता है ह्रीश्व अकार के बाद, ह्रीश्व ए जो होता है उसके बाद ह्रीश्व ए हो तो पूर्व ह्रीश्व ए के बाद जो विसर्ग है उसका तो ओ हो जाता है, और अंतिम जो ह्रीश्व ए है दूसरे पद में वह किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। कि ए के बाद ए स्वर के बाद ए स्वर मिले, और जो अर्थात सीधा सा अर्थ है ए के बाद विसर्ग मिले और फिर उसके विसर्ग के बाद फिर से ए मिले तो विसर्ग के स्थान पर तो ओ आदेश हो जाएगा, और जो दूसरे पद में ए है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का आदेश हो जाएगा। यहाँ पे जैसे उदाहरण से है कह प्लस अपी है तो रूप बनेगा कोअपी। यहाँ पे कै के स्थान पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ आदेश हो गया है, और जो अगला ए है उसके स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जो एस की तरह बना हुआ है इसे कहते हैं अवग्रह चिन्ह। उच्चारण तो उसका ए ही रहता है लेकिन यहाँ पे अवग्रह चिन्ह हो जाता है और रूप बनता है कोअपी। राम है प्लस अवदत्त है, विसर्ग के बाद ए है और विसर्ग से पहले भी ए है, ए स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो गया है, तो रूप बना है रामो अवदत्त। इसके बाद उत्तो विसर्ग संधि का एक दूसरा सूत्र और है हसीच। इसका अर्थ होता है ए स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। और हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण,
और है, य व र ल, इन वर्णों में से कोई वर्ण मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाती है, ओ की मात्रा हो जाती है। जैसे शिव है प्लस वंद है, विसर्ग से पहले ए स्वर है और ए स्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद व वर्ण है जो किसमें आता है, हस प्रत्याहार का वर्ण है व, तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, शिवो बंद है, रूप बनता है। ऐसे ही राम है, राम में ए स्वर है, ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद है वर्ण आ रहा है, हस प्रत्याहार के अनुसार है वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो गया, रामो हस्ती। इसमें भी नम है प्लस नम है, विसर्ग के बाद न है और न क्या है, पांचवा वर्ण है, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है और पांचवा वर्ण मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो गया है, नमो नम है। ऐसे ही मन है प्लस हर है तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो गया, मनोहर, आगे है वर्ण मिल रहा है, हस प्रत्याहार का। ऐसे ही यश प्लस दा है, यशोदा रूप बन गया है। अब उसके बाद शुरू होती है रुत विसर्ग संधि। रुत विसर्ग संधि का नियम सूत्र है विसर्गस्य रेफ। विसर्ग के स्थान पर अर्थात ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आगे मिले, स्वर वर्ण से आगे विसर्ग मिले और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण मिले तो विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, ए और आ स्वर को छोड़कर, जो कि उत्त विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम था हसीच सूत्र के अनुसार हुआ था, उसमें वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलता है लेकिन उससे पहले ए और आ स्वर मिलते हैं। लेकिन इसमें ए आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर आगे आए और उसके आगे विसर्ग हो, प्रथम पद में ए आ स्वर नहीं हो, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, स्वर व्यंजन वर्ण दोनों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है मुनि प्लस इति, तो विसर्ग के स्थान, विसर्ग से पहले ईश्वर है और ईश्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद फिर से ईश्वर है तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो गया है और जो ईश्वर है वो र में जुड़ गया है, री बन गया है, मुनिरिति शब्द बना है। ऐसे ही नी प्लस जन है, विसर्ग के बाद जय है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया है, रेफ आदेश हो गया है, निर्जन शब्द हो गया है। अब तई प्लस आगतम है, विसर्ग से पहले आई है स्वर, उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ स्वर है तो तैरागतम शब्द बन गया है। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है और दूसरा नियम है रुत संधि से, रुत संधि में विसर्ग से पहले क्या मिलना चाहिए, अव्यय वर्ण, अव्यय शब्द और ऋकारांत शब्द हो तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण मिले तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र आदेश हो जाता है। कि विसर्ग से पहले तो अव्यय में शब्द हो या फिर ऋकारांत शब्द हो और विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन वर्ण मिल जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र आदेश हो जाता है। इसी का दूसरा नियम है ये। जैसे पुनः प्लस अत्र है, पुनः शब्द क्या है, अव्यय शब्द है और उसके बाद विसर्ग मिल रहा है और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण मिल रहा है तो शब्द बनता है पुनरत्र। तो विसर्ग किस में बदल गया, यहाँ पे र में बदल गया और र यहाँ पे आधा था, आगे स्वर है, स्वर वर्ण होने की वजह से इसमें र पूरा हो गया है यहाँ पे। ऐसे ही पितः प्लस वंदे है, पित शब्द जो है, पितृ शब्द है वो ऋकारांत शब्द है। अब ऋकारांत शब्द के बाद विसर्ग है, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण मिल रहा है तो इसलिए जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, रेफ में बदल जाएगा। जो आधा रे होता है वो रेफ की मात्रा में जुड़ता है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण था इसलिए ये पूरा नहीं हुआ, स्वर वर्ण होता तो ये पूरा हो जाता और रे पूरा होके लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे आगे व्यंजन वर्ण है इसलिए रेफ में बदल गया है, पितर वंदे शब्द बना है। ऐसे ही प्रातः प्लस गच्छति है, प्रातः है अव्यय शब्द है, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है तो शब्द बनता है प्रातर्गच्छति। स्वर वर्ण होता तो उसमें जुड़ जाता है, जैसे पुनः प्लस अत्र है, इसी प्रकार से। तो ये थे रुत संधि के नियम जो हमने विसर्ग संधि के नियम पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा था सप्त विसर्ग संधि, दूसरा उत्त विसर्ग संधि और तीसरा है रुत विसर्ग संधि। ये है विसर्ग संधि के नियम।